गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे वितान का पाठ तीसरा अतीत के दबे पांव। तो इसमें पहले लेखक ने जो बोध स्तूप, महाकुंड, इन सब के बारे में बताया। इसके बाद वहाँ पर खेती के बारे में, वहाँ के लोग जो अन्न उपजाते थे, कौन कौन सी फसलें होती थी, किस किस चीज़ का वो आयात किया करते थे, कहाँ से करते थे, ये सारी चीज़ें बताई। अब आगे लेखक बता रहे हैं महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है, 3 तरफ बरामदे हैं। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी। उस नज़रिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जा सकता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है। इसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। तो वहाँ जैसे जैसे खुदाई की गई, जो जो चीज़ें वहाँ पर मिली, जैसी जैसी वहाँ इमारतें मिली, मतलब कल्पना के आधार पर भी लगा लीजिए, वहाँ अनुमान किया गया कि वहाँ उस समय में राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र वगैरह भी हुआ करते थे। गढ़ की 4 दीवारी लांघ कर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है, कहीं कहीं वे फिर जमीन से जा मिले हैं और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। तो लेखक ने इसमें बताया कि जो भी मतलब जो बड़ी बड़ी इमारतें थी वो ऊंचे टीलों पर बनी हुई थी, लेकिन जो बस्तियां थी वो कुछ नीची भी थी और खुदाई के दौरान हमें ऐसे लगा वो बहुत ज़्यादा ज़मीन से जा मिली हैं। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। मोहनजोदड़ो इसका उलट था, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज़्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है, जैसे डीके, हल्का, दीक्षित, काशीनाथ की खुदाई। मतलब ये अलग अलग जो इतिहासकार हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, किसने अपने तरीके से जो आगे आगे खुदाई करवाते गए, तो उनके नाम दिए गए हैं। उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। अब यह आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। मोहनजोदड़ो में 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था। अब लेखक इसमें उस सड़क के बारे में बता रहा है कि कितनी चौड़ी वो सड़क थी, कितनी लंबी थी, कि जैसे पूरे शहर की मतलब वो मेन सड़क हुआ करती थी और वहाँ पर 2 बैलगाड़ियाँ एक साथ आसानी से आ जा सकती थी। तो इससे पता चलता है कि उस समय चौड़ी बैलगाड़ी भी रही होगी। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती है, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता। उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले काबुर्जिए ने इस्तेमाल की। काबुर्जिए मतलब जो भी इतिहासकार हुआ या विद्वान हुआ, तो मतलब चंडीगढ़ में भी यही शैली है कि जो गलियों में जो घरों के दरवाजे हैं, लेकिन उनकी जो पीठ है वो सड़क की तरफ है। वहाँ भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या काबुर्जिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफ़र करती होगी। मतलब इससे हमें ये सारी बातें ही पता चलती है कि मोहनजोदड़ो जो एक वहाँ कितनी सभ्य शहर था वो एक, मतलब वहाँ की सभ्यता, वहाँ की जो संस्कृति थी कितनी उन्नत थी। ढकी हुई नालियाँ मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती हैं। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है कि वहाँ पर जो नालियाँ थी वो ढकी हुई थी। हर घर में एक स्नान घर है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियाँ बाहर होदी तक आती हैं और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। कहीं कहीं वे खुली हैं पर ज़्यादातर बंद हैं। मतलब वहाँ जो नालियों की व्यवस्था थी वो भी कितने अच्छे ढंग से की गई थी। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बाशिंदों के सरोकार का ये बेहतर उदाहरण है। मतलब वहाँ पर उस समय भी स्वास्थ्य के प्रति इतनी जागरूकता हुआ करती थी। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी
गलियां भी। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। इमारतों से पहले जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। मतलब लेखक इसमें यही बता रहा है कि जो नालियां हैं वो तो मतलब कितने कितने अच्छे ढंग से बनी हुई हैं। जो गलियां हैं, सड़कें हैं, वो भी चौड़ी हैं और उससे उनकी तरफ ध्यान देने से पहले ध्यान जाता है कुओं की तरफ कि वो भी पक्की हुई ईंटों से बने हुए हैं। इतिहासकार कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। मतलब इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये पहली संसार की ऐसी संस्कृति है जिन्होंने कुएं खोलने की परंपरा शुरू की। मतलब कुएं खोदकर जो धरती के जल तक पहुंच पाई। उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। मतलब ये सबसे पुरानी संस्कृति ऐसी मिली जहां पर कुओं की संख्या इतनी ज़्यादा थी। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी, मतलब पानी को निकालने का बेजोड़ तरीका था जो नियम पूर्वक बनाया गया था। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? मतलब कि उसमें नदियां भी देखने को मिली, कुएं भी मिले, कुंड भी बने हुए थे, स्नान घर भी बने हुए थे और इतने अच्छे ढंग से जो पानी निकालने की जो व्यवस्था की गई थी, तो उस संस्कृति को हम जल संस्कृति भी कह सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में देखिए लेखक ने दिखाया मोहनजोदड़ो का एक कुआं और ये भी दिखाई दे रहा है कि ये भी पक्की ईंटों से बना हुआ है। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का DKG कहलाता है। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। कुछ दीवारों में छेद हैं जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह शहतीरों की जगह हो। सभी घर ईंट के हैं, एक ही आकार की ईंटें हैं। ये उसका जो बैलेंस बताया गया है, जो ईंटों का साइज है। सभी भट्टी में पकी हुई हैं। हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है। मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ। कहीं कहीं नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई देती हैं। मतलब वहां पर पत्थरों का प्रयोग हुआ लेकिन कम हुआ। जो ज़्यादा प्रयोग किसका हुआ, वो पक्की ईंटों का हुआ। अब लेखक इसमें मतलब वहाँ की जो बस्ती इलाके के बारे में बता रहा था ना कि वहाँ घर कैसे बने हुए थे। जो घरों का द्वार था वो अंदर जाकर था, सड़क की तरफ नहीं था। तो आगे लेखक कहते हैं कि इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने ही दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हों, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर हैं। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहाँ कुछ उद्यम होता होगा, कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म। हालांकि सभी घर खंडर हैं और दिखाई देने वाली चीज़ों से हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सारा मतलब एक अंदाज़ा लगाया गया। वहाँ पर जो भी खंडर देखने को मिला या जो भी सामान मिला खुदाई के दौरान, इन चीज़ों से ये अनुमान लगाया गया कि जो बड़े बड़े घर थे वहाँ पर कोई धातु कर्म, मतलब इस तरह का जो व्यापार था, ये सारा सामान रखा जाता था। और वहाँ पर ये भी पता चलता है कि जो मकान थे वो 2 मंजिले भी हुआ करते थे। घर छोटे भी हैं, बड़े भी, लेकिन सब घर एक कतार में हैं, मतलब पंक्ति में हैं। ज़्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 गुणा 30 फुट का होगा। कुछ इससे दुगने और तिगुने आकार के भी हैं। इनकी वास्तुशैली कमोबेश एक सी प्रतीत होती है। मतलब उनको जो बनाने का नक्शा था वो एक सा था, व्यवस्थित और नियोजित। शहर में शायद इसका भी कोई फ़ायदा नगर वासियों पर लागू हो। मतलब इन चीज़ों से पता चलता है कि वो शहर कितना व्यवस्थित तरीके से बना हुआ था, कितना नियोजित ढंग से बना हुआ था। मतलब वहाँ पर जो घर बने हुए थे वो लगभग एक ही शैली से बने हुए थे, एक ही ढंग से बने हुए थे। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है। इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे हैं। DKB सी हल्का आगे पूरब में है। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ के एक घर से मिली थी। DKG की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़ें तो 1.5 फुलांग की दूरी पर HR हल्का है। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है। ये हल्का हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है, जिन्होंने 1924-25 में राखाल दास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। मतलब जिन्होंने भी ये खुदाई वगैरह करवाई, उनके नाम भी लेखक ने इसमें बताए हैं। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले थे, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियाँ बनती रही। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहीं एक छोटे घर की खुदाई में निकला था। इसके बारे में पुरातत्वविद
मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज़ शायद ही होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। मतलब वहाँ पर जो भी प्रसिद्ध नर्तकी की जो भी वहाँ पर एक खुदाई में वो उसका आकार मिला था, तो इससे पता चलता था वहाँ के बारे में। तो आज भी ये मूर्ति जो थी, वो नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी, वो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में मतलब म्यूजियम में आज भी संभाल कर रखी गई है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियाँ ऊपर की जो ध्वस्त है उस मंजिल की तरफ जाती हैं। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर वीएस हिस्सा है। यहाँ वह रंग रेस का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं, जहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान है। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ। सब में 2-2 कमरे हैं। स्नान घर यहाँ भी सब घरों में है। मतलब इससे ये चीज़ पता चलती है कि स्नान घर उस समय घरों में हुआ करते थे। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो। नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरें, चौपड़ का खेल, गोटियां तोलने के बाट आदि सब कुछ, मतलब कुओं को छोड़कर ये सारा कुछ जो आयताकार में बना हुआ था। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है। मतलब जो छोटे घर थे वो तो वहाँ तो छोटे कमरे थे ही, लेकिन यहाँ जो बड़े बड़े घर थे ना, वहाँ पर भी छोटे कमरे ही देखने को मिले। तो हैरानी भी हुई इसमें। इसका एक अर्थ तो यह लगाया गया है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। दूसरी तरफ यह विचार सामने आया है कि बड़े घरों में जो निचली मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमेरिकी नेतृत्व शास्त्री गैगरी पोसेल का मानना है। मतलब ये भी अनुमान लगाया गया है कि एक तो वहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी, इसलिए शायद से बड़े घरों में भी छोटे कमरे थे, या दूसरा ये कह सकते हैं कि वहाँ नीचे वाले जो कमरे थे ना, जो छोटे कमरे थे, वहाँ नौकर चाकर रहते होंगे। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियाँ हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं, पर सीढ़ियाँ नहीं हैं। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ रही हों। मतलब ऊपरी मंजिल तो दिखाई देती है, लेकिन सीढ़ियाँ नहीं दिखाई देती। हो सकता है लकड़ी की हो जो नष्ट हो गई हों, जो कालांतर में नष्ट हो गई। संभव है ऊपर की मंजिल से ज़्यादा खिड़कियाँ झरोखे और साज सजा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। मतलब कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियाँ देखने को मिली, तो इससे ये पता चलता है कि हो सकता है यहाँ ऊपर नीचे अलग अलग परिवार रहते हों। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियाँ हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसी जगह की तंगी की वजह से होता होगा। मतलब ऐसा जो था वो वहाँ पर जो जगह की तंगी की वजह से हुआ होगा कि छोटी बस्तियाँ हैं, छोटे घर हैं, तो सीढ़ियाँ भी छोटी थी। गौर किया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान होता है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मतलब जो घरों के बाहर जैसे छज्जे लगे हुए होते हैं छाया के लिए, तो वो चीज़ वहाँ देखने को नहीं मिली। तो इसका क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या वहाँ पर कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद आते हो आए। शेर, हाथी या गैंडा इस मरुभूमि में हो नहीं सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। मतलब लेखक इसमें कहता है कि जो वहाँ की जो मोहरें हैं, जो स्टैंप होती है, कि उस पर जो पशु छपे होते थे, मतलब इससे ये पता चलता है कि हो सकता है उस समय में जंगल भी होते थे। ये तो पता चल ही गया है कि वहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्वी शिरीन रत्नागर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। दूसरे मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी बारिश उस काल में काफ़ी होती होगी। मतलब वहाँ नहरें नहीं बनी हुई, खेती होती थी, नहरें नहीं थी, पानी कहाँ से मिलता था? तो ये अनुमान लगाया गया कि उस काल में बारिश ज़्यादा मात्रा में होती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल को भूतल जल भी पहुँच से दूर चला गया? क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता थी? मतलब ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ नहरें नहीं थी, केवल कुएं बनाए गए थे, कुओं का अत्यधिक इस्तेमाल होता था,
जिससे जो जल था वो नीचे चला गया, हो सकता है पानी का अभाव हो गया हो, सूखा पड़ गया हो, इसलिए ये नगर उजड़ गए हो और ये सभ्यता भी खत्म हो गई हो। मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी। मतलब जब लेखक वहाँ की यात्रा के लिए गए तो लेखक बता रहे हैं वहाँ हवा बहुत तेज थी उस समय। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साए साए की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सूने घरों में हवा की लय और ज़्यादा गूंजती है। मतलब वहाँ जब वो वहाँ के जो खंडर बने हुए घर थे, जब वे लोग वहाँ गए, वहाँ खिड़कियाँ दरवाज़ों से मतलब हवा की साफ साफ आवाज़ सुनाई पड़ी, इतनी कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता, क्योंकि वहाँ सब खंडर बने हुए थे। वहाँ की जो दीवारें थी वो लगभग टूट चुकी थी। सब कुछ खुला है, अब कोई घर जुदा नहीं है। एक घर दूसरे से खुलता है, दूसरा तीसरे से। इसका कारण क्या था कि वो खंडर बन चुके थे। तो लेखक कहता है कि हम आसानी से मतलब एक घर से दूसरे घर में आ जा रहे थे, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो। अब जो पूरी बस्ती थी, क्योंकि वो खंडर ही खंडर दिखाई दे रहे थे, तो एक बड़ा घर दिखाई लग रहा था वो। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक संस्कार में आकार होता है, भले ही वह 5000 साल पुराना घर क्यों ना हो। हम में कमोबेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही ना हो। मतलब हम जो सारे इकट्ठे जो लोग थे, किस तरह एक घर से दूसरे घर में बहुत धीमे से शामिल होते कि जैसे मन में कोई अतीत को निहारने की कोई जिज्ञासा ही ना बची हो। किसी अजनबी घर में अनधिकार चहलकदमी का अपराध बोध भी हो, जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए। सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा। लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर, उसकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया है कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है कि कल कोई यहाँ बसता था। जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। मतलब वहाँ जाकर जो खंडर बन चुके घर हैं उनको किस तरह से खोजा गया, वहाँ की गलियों को, शहरों को, घरों को किस तरह से ढूंढा गया कि इस बात में कोई शक नहीं है कि यहाँ लोग बसते थे, कि ये सभ्यता पुरानी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग सभ्य नहीं होते थे। मतलब वहाँ का जो एहसास था वो आज भी उन खंडरों में चले जाओ तो मिलता है।